सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी कॉमर्स 12th क्लास की सीरीज, जिसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, एक पूरी सीरीज में। और इस पूरी सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारे सारे टॉपिक्स। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। हमने उसका पूरा चार्ट बना के देखा, साथ ही में हमने उसके ऑब्जर्वेशन देखे और ये भी जाना कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है। इसके आगे वाली वीडियो में, मतलब इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि फेजेस कितने होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, किस तरीके से काम करते हैं। उसके अलावा रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, और दूसरे टॉपिक भी अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं ये वाला पूरा टॉपिक बढ़िया तरीके से। बात करें फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो अभी जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा तो वो कुछ इस प्रकार से पढ़ा कि सर हाउस होल्ड से फर्म में चीजें ट्रांसफर होती हैं। हम मान भी गए हाँ सर चीजें ट्रांसफर होती हैं। सबसे पहले चीजें स्टार्ट होती है फ्रॉम हाउस होल्ड और जाती है फर्म तक। क्या जाता है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाता है या फैक्टर सर्विसेज जाती है, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सब जाता है इससे। इसके रिटर्न में क्या मिलता है फर्म से हाउस होल्ड को? सर इसके रिटर्न में मिलता है फैक्टर इनकम। इसके रिटर्न में क्या मिलता है? फैक्टर इनकम। लैंड को मिलती है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है सर, हम मान गए। अब ये जो पैसा होता है ये हाउस होल्ड वापस से फॉर्म में लगाता है, किस नाम से? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से। और इसके रिटर्न में फर्म हाउस होल्ड को क्या दे देता है? गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा था। ठीक है, ये पूरा चार्ट बनाया था। तो सर ये फेजेस क्या होते हैं? फेजेस मतलब यहां पर बेसिकली हम तीन फेजेस की बात करेंगे कि ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन हमने देखा है इसको तीन फेजेस में बांटा गया है। कौन कौन से तीन फेजेस हैं? सबसे पहला जनरेशन फेज। जनरेशन फेज क्या है? जनरेशन फेज इज अ फेज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन विच अ हाउसहोल्ड गिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म। एक ऐसा फेज जिसमें हाउसहोल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, और उसके रिटर्न में फर्म हाउसहोल्ड को क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। दैट इज नोन एज जनरेशन फेज। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर जनरेशन फेज एक ऐसा फेज जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन फेज बोलते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। जनरेशन फेज क्या होता है सर? जनरेशन फेज एक ऐसा फेज जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज नोन एज जनरेशन फेज। आ गई बात समझ में? ये कहलाता है पहला फेज, जनरेशन फेज। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक ऐसा फेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जिसमें कोई भी जो हमारी ये जो सर्कुलर फ्लो होता है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक ऐसा फेज जिसमें मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है हाउस होल्ड को फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले वो सारा पैसा जो कि फर्म से हाउस होल्ड में ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज अ फेज वेयर फर्म गिव्स मनी और फर्म गिव्स फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। फैक्टर पेमेंट जब जाती है हाउस होल्ड को, तो इस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। ठीक है, जनरेशन फेज में क्या इंक्लूड हुआ सर? ये इंक्लूड हुआ और ये इंक्लूड हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से
हम क्या बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, दैट इज जनरेशन फेज। अब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने दिए हैं, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से फर्म से हाउस होल्ड में जाएंगी फैक्टर इनकम, और जब वो फैक्टर इनकम जाएंगी उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज अ फेज वेयर फर्म गिव्स फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशनल phase. And the third and the last one is dispositional phase. Dispositional phase. Dispositional phase क्या होता है सर? ये एक ऐसा फेज जिसमें हाउस होल्ड वापस से इस पूरे पैसे को फर्म में डालता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बदले, दैट इज नोन एज डिस्पोजिशनल फेज। ठीक है, तो ये कहलाते हैं जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशनल फेज। जनरेशन फेज क्या होता है, अपन फटाक से एक बार वापस से पढ़ते हैं इसको पूरे को। जनरेशन फेज क्या होता है? जनरेशन फेज एक ऐसा फेज जिसमें हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से क्या बनाता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, दैट इज नोन एज जनरेशन फेज। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशनल फेज, इट इज अ फेज इन व्हिच फर्म गिव्स फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम जो है वो हाउस होल्ड को जब दी जाती है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशनल फेज। एंड लास्ट वन डिपोजिशनल फेज, हाउस होल्ड जो है वो वापस से उस पैसे को, वो जो फैक्टर पेमेंट मिली है उस पैसे को वापस से काय में डाइल्यूट करता है, फर्म में डाइल्यूट करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वजह मदद से, तो वो कहलाता है डिस्पोजिशनल फेज। और इसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस पे से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन आते नहीं है, बट कई बार एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो अपन ने उसके हिसाब से इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कर लिया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रियल फ्लो। क्या होता है सर? और मनी फ्लो क्या होता है सर? अब सर ये अलग अलग क्यों लिखे हैं आपने? क्योंकि मैं इसी में बता दे रहा हूं। अब यहां पर देखकर बताओ मुझे कहां कहां पर मनी का फ्लो हो रहा है सर? एक तो फैक्टर इनकम में मनी का फ्लो हो रहा है, और एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर में मनी का फ्लो। ऐसा ही सेम कहां पे मनी का फ्लो नहीं हो रहा है सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, एंड गुड्स एंड सर्विसेज में मनी का फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे दूसरी चीजें फ्लो कर रही हैं, पैसा फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पर पैसा फ्लो कर रहा है इन दोनों में। ठीक है, तो मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो इज दैट फ्लो बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन विच मनी इज इन्वॉल्व। ऐसा फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है दो सेक्टर्स के बीच में, दैट इज नोन एज मनी फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है दो सेक्टर्स के बीच में, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है सर? रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। एंड एक ऐसा फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज मनी फ्लो। तो रियल फ्लो इज अ फ्लो बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी व्हिच इज हाउसहोल्ड एंड फर्म। What flows from household factor of production flows, and in return firm gives goods and services, that is known as real flow. Same with money flow. Money flow क्या होता है sir? Money flow household give consumption expenditure to firm, and in return firm gives factor income to household, that is known as money flow. तो ऐसा फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज नोन एज मनी फ्लो। ऐसा फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज नोन एज रियल फ्लो। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो के बाद अगर अपन देखें कुछ चीजें, तो रियल फ्लो को क्या बोला जाता है सर? रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है, और मनी फ्लो को सर नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। तो दिस इज नोन एज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, या फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो। यहां पर ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये वीडियो यहाँ नहीं खत्म होगी, इसके अलावा और भी टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। अगर आप संदीप गर्ग वगैरह देख रहे हो, बुक्स रिलाय कर रहे हो, तो आप देखोगे कि ये इतना पूरा जो टॉपिक अपन ने पढ़ा लास्ट वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में, ये है चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हिच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकंड चैप्टर जो है इट इज बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने इन दोनों चैप्टर्स को एक ही में कवर अप कर दिया है ना, मतलब मैं एक सिंगल पार्ट में ही इन दोनों चैप्टर्स को कवर करके चलूंगा। तीसरे वाले पार्ट में मैं लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो अभी जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं व्हिच इज हमारा सीएफआई पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अपन ने इसमें क्या क्या देखा? हमने देखा फैक्टर्स कितने होते हैं इकोनॉमी में, तो हमने देखा सर 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सर? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड।
उसके बाद हमने देखा दो सेक्टर मॉडल में किस तरीके से फ्लो होता है, तो इसको ही बोला हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अपन ने डेफिनेशन देखी, बाद में मैंने इसका ऑब्जर्वेशन बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें कहां पे फ्लो करती हैं। उसके बाद हमने देखा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक विच इज स्टॉक और फ्लो क्या होता है। स्टॉक और फ्लो, कोई चीज एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करी जाए तो स्टॉक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करी जाए तो फ्लो। सीधे भाषा में समझ जाओ, अगर एक पर्टिकुलर डेट दी गई हो तो स्टॉक, और अगर एक पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है तो फ्लो। फिर हमने उसके बाद देखे कुछ और टॉपिक्स, जैसे कि हमने देखे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और हमने देखा रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, या रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। और इसके साथ अपन ने 4 मुश्किल से 5-6 टॉपिक्स में पूरी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। ये वाली जो पूरी यूनिट है बेटा नेशनल इनकम की, ये 10 मार्क्स की यूनिट है। इन 10 मार्क्स की यूनिट में अराउंड 2 से 3 नंबर का जो टॉपिक है वो इन 2 वीडियोस में मैंने कवर अप कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये रहा आपके पास सेकंड वाला टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को देखना है, इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। सर हमने अभी तक क्लास 10th में एसएसटी में ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक पढ़ के आए हैं कि एक जो हमारा कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है उसके अंदर आने वाली सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है ना। तो इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, एक नॉर्मल इंसान के भाषा में अगर हम बात करें, एक नॉर्मल जो हम व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें, तो उनके हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी कि सर जो भी चीज हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आएगी, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर आएगी, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आएगी, वो सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, है ना। अगर अपन देखें कि एक छोटा सा, अगर मैं कहीं मैप बना सकूं, यहां बना देता हूं, सपोज इस टाइप से कुछ इंडिया दिखता है छोटा सा, है ना। ये हमारा साउथ ईस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सदर्न पार्ट हो गया, ये हमारा गुजरात वगैरह हो गया, इस टाइप से कुछ इंडिया दिखता है। तो सर इनके अंदर आने वाली जितनी चीजें, ये सब, दिस इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री। इसके बाहर जाओगे तो यहाँ पाकिस्तान है, सर यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। इस टाइप से अलग अलग कंट्रीज हमारे आसपास लगी हुई हैं। तो सर इनके अंदर आने वाली सारी चीजें क्या कहलाएगी? हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहलाएगी, हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर कहलाएगी। बट इन इकोनॉमिक्स हम कुछ और चीजें भी हमारी ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर कलेक्ट करते हैं, या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यूज करते हैं। क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? वो तो करेगी ही करेगी, मतलब जो आप लेमैन्स लैंग्वेज में पढ़ रहे हो वो तो है ही है, वो ऐसा नहीं है कि वो गलत पढ़ते आ रहे हो, वो तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि ऑल थिंग्स व्हिच कम्स अंडर आवर पॉलिटिकल बाउंड्री दैट इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी, बट इट also include these items. It also includes these 3 items. What are the 3 items? सबसे पहला, ships, aircraft owned and operated by the normal resident between 2 or more countries. Suppose मान के चलो एक शिप उड़ा यूएसए से, है ना। मैं यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ दिख रहा होगा, ग्रीन ब्लू पेन से लिखते हैं ऊपर। सपोज एक शिप उड़ा यूएसए से और वो गया कहां? जापान। हमारे इंडिया का तो कोई लेन देन ही नहीं है सर, वो तो यूएसए से उड़ा और जापान गया। लेकिन वो जो शिप है उसका जो ओनर है वो कौन है? इंडियन है। उसका जो ओनर कौन है? इंडियन है। तो क्या ये शिप हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? यस सर, बिल्कुल इंक्लूड होगा। ठीक है, तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ये तो एयरक्राफ्ट की बात हो गई। ऐसे ही समुद्र से कोई शिप जा रहा है, हवा से कोई शिप जा रहा है तो एयरक्राफ्ट, समुद्र से जा रहा है तो शिप। तो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। किसके द्वारा ओन किया जा रहा है? एक नॉर्मल रेसिडेंट। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब देश का रेसिडेंट के द्वारा ओन्ड और ऑपरेट किया जा रहा है कोई 2 अलग कंट्रीज में, कोई दूसरी 2 कंट्रीज में, 2 और मोर कंट्रीज, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। सर आ गई बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल तरीके से आ गई कि अगर कोई भी शिप है या कोई भी एयरक्राफ्ट है
अगर वो कोई दो अलग अलग कंट्री में यूज हो रहा है या काम कर रहा है अपना, लेकिन उसकी ओनरशिप और उसका जो मालिकाना हक है वो अगर किसी इंडियन का है, तो वो भले ही इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रहा हो या कोई दूसरी दो कंट्री में काम कर रहा हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड इनटू अनदर कंट्रीज, बट उसका जो ओनरशिप है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अगर उसकी ओनरशिप और ऑपरेशन जो है वो एक इंडियन देखता है, तो वो भले ही किसी भी कंट्री में काम कर रहा हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। सर ये है मेरा पहला वाला टॉपिक। सेकंड आते हैं, ये वाला अच्छे से समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई भी छोटी मोटी भी अगर कोई समस्या है बेटा, तो फट से नीचे कमेंट में लिख के बताओ मुझे। सेकंड, फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? ऐसी वेसल्स जो शिप्स की तरह यूज होती है फिशिंग करने के लिए इंटरनेशनल वाटर्स में। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, पहला क्या है? फिशिंग वेसल। फिशिंग वेसल मतलब नाव पकड़ने, मछली पकड़ने वाली नाव। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स क्या होती हैं? वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में पानी में जाकर अपनी रिग लगाती है, मतलब अपनी कंपनी लगाती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन लगाती है, और वहां से क्या निकालती है? ऑयल और नेचुरल गैस निकालती है। उसको अपन बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल वाटर्स में या पानी में कई बार हम लोग प्लेटफॉर्म्स बना देते हैं, कंट्रीज जो है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बना देती है, ठीक है, खुद के, ताकि कोई शिप अगर है उनकी या आर्मी वार्मी है वो वहां पे रुक सके। दैट इज नोन एज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसके द्वारा ऑपरेट करी जा रही है? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। कोई इंडियन के द्वारा ऑपरेट करी जा रही है। कहां पर? इंटरनेशनल वाटर्स में अगर ऑपरेट करी जा रही है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का, है ना, इस टाइप से नीचे झुका हुआ। इस साउथ पार्ट से हमने अभी तक पढ़ के आए हैं कि यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक, कितना? 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इकोनॉमिक जोन होता है। ये 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर मेरा इकोनॉमिक जोन है, तो इसके अंदर आने वाली सारी चीजें तो मेरी हुई। लेकिन अगर मैं इससे बाहर निकल जाऊं, मैं इंटरनेशनल वाटर्स में निकल गया, और इंटरनेशनल वाटर्स में मैंने कोई फिशिंग वेसल लेके गया हूं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बनाई है मैंने, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं मैंने, और वो इंटरनेशनल वाटर्स में बन रखे, तो क्या वो भी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे? यस, वो भी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। कायदे से कोई भी देश उसको मुझे मना नहीं कर सकता है। अगर मुझे फिशिंग वेसल इंटरनेशनल वाटर्स में लेकर जानी है, आई नीड द परमिशन ऑफ माय कंट्री एंड आई विल गो देयर। कोई दूसरी कंट्री मुझे मना नहीं कर सकती। कब तक? जब तक मैं उसके 200 नॉटिकल माइल्स के पास ना जाऊं। अगर जैसे सपोज मैं इंटरनेशनल वाटर से निकल के भाई किसी ऐसे देश के पास चला गया जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर था, तो वो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, उस समय पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अपन तो अपनी बात करेंगे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करे जा रहे हैं नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, मतलब एक नॉर्मल बंदे के द्वारा जो इंडिया में पैदा हुआ, पला बड़ा एक कंट्री के, लेकिन वो काम कहां कर रहे हैं? इंटरनेशनल वाटर्स में काम कर रहे हैं, तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे। तो भले ही हमसे 200 नॉटिकल माइल्स बाद बने हों, लेकिन वो फिर भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाएंगे। दैट इज द सेकंड पॉइंट। ये वाला समझ आया? एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। कौन कौन? एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती है? हमारी कंट्री के ऑफिसेस जो विदेश में बनाए जाते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज एम्बेसीज। कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्सुलेट्स कुछ स्पेशल घर बनाए जाते हैं या कुछ स्पेशल ऑफिसेस बनाए जाते हैं विदेश में हमारे डेलीगेट्स को रुकाने के लिए। इट इज नोन एज कॉन्सुलेट्स। जैसे यूएसए में भाई हमारा एक कॉन्सुलेट बना होगा, तो हमारे इंडिया से जितने लोग जाते होंगे वो सब वहां पे रुकते होंगे, वहां पे ठहरते होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी होटल में जाके रुके। दे आर कंसीडर्ड एज कॉन्सुलेट्स। एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी कंट्री की कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरी कंट्री में, तो वो भी हम किसकी? हमारी कंट्री की। अब्रॉड में, किसी बाहर की कंट्री में, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। इंडिया की एम्बेसी यूएसए में बनी हुई है, तो वो तो सर यूएसए की जमीन के अंदर बनी हुई है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए? नहीं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। कोई कॉन्सुलेट, इंडिया का कॉन्सुलेट जापान में बना हुआ है, तो सर वो तो जापानीज लैंड पर बना हुआ है, जापान की लैंड पर बना हुआ है, तो वो तो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं,
किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा सर। आ गई बात समझ में? या कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, हमने भैया हमारा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अफगानिस्तान में बना दिया, अमेरिका करता है अलग अलग कंट्रीज में उसके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। आ गई बात समझ में? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। एम्बेसीज है किसी कंट्री की, कॉन्सुलेट्स है या फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है विदेश में किसी कंट्री के, तो वो भी उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगे, वो भले ही किसी दूसरे की जमीन पर बने। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं काय में? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, है ना? ऑल दोस थिंग्स व्हिच कम्स इनसाइड द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी, which also includes these three topics, which is ships and aircraft owned and operated by the normal resident between two or more countries, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by normal resident of a country in international waters, and the third one, embassy, consulates and military establishments of a country in abroad. आ गई बात समझ में? ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में। अच्छे से समझ आया? बहुत अच्छे से समझ आया? अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक, आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, विच इज सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप क्या होता है ना? यहाँ पे बहुत बार रेसिडेंट का बात आई, ये एक रेसिडेंट की बात आई, और भी ये एक रेसिडेंट की बात आई, तो अपन ने कई सारी जगह पर सर रेसिडेंट पढ़ा। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंशियलशिप एंड सिटीजनशिप? तो ध्यान रखना, एक पर्सन जो जहां पर पैदा हुआ है वो उस जगह का सिटीजन। जैसे मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मैं इंडिया का सिटीजन, मैं जापान में पैदा हुआ होता तो मैं जापान का सिटीजन। सिटीजनशिप कैसे डायरेक्टली लिंक करती है, रिलेट करती है? वो रिलेट या लिंक करती है डायरेक्टली बाय योर बर्थ। अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो मेरी अमेरिकन सिटीजनशिप हो जाती है ऑटोमेटिकली, भले ही मेरे माँ बाप इंडियन हो, लेकिन अगर मैं पैदा जहां हुआ हूं, जिस देश में हुआ हूं, मैं उस देश का सिटीजन, ठीक है? अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूं तो अमेरिका का सिटीजन, अगर मैं जापान में पैदा हुआ हूं तो जापान का सिटीजन, अगर मैं कनाडा में हुआ हूं तो कनाडा का सिटीजन, और मैं इंडिया में हुआ हूं तो मैं इंडियन सिटीजन। तो अभी मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मैं सिटीजन कहां का हूं? इंडिया। सिटीजनशिप कैसे रिलेट करती है? डायरेक्टली रिलेट करती है सर बर्थ से। आप जिस जगह पर पैदा हुए हो आप उस कंट्री के सिटीजन। सेकेंड, रेसिडेंशियलशिप क्या होती है? आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाई करता है, मतलब आप जिस कंट्री में पैसा कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो, वो कहलाएगा रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। रेसिडेंट क्या होते हैं? रेसिडेंशियलशिप क्या होती है? एक बंदा जहां पर अपना पैसा कमा और खर्च कर रहा है, मतलब जहां पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, दैट इज नोन एज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो इसको मैं और इलैबोरेटली नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, बने रहना नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि कल अपलोड हो जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से अपन उसको कंप्लीट करेंगे और हमारे आगे वाले टॉपिक्स भी हम निपटाएंगे। टिल देन प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनके साथ आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। प्लस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो मेरे चैनल को, और प्लीज सपोर्ट मी, ठीक है? टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर future.